हेलो गाइस, मैं हूँ जीविशा और जीविशा क्लासेस पर आपका स्वागत है। ये सीरीज़ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो यूजीसी नेट के 2017 के वो कवर कर रहे हैं। और इसके साथ ही बता दूँ, हमारी पंजाब जीके की जो सीरीज़ है वो भी हमारी चैनल पर शुरू हो चुकी है। और पेपर 1 की जो स्ट्रैटेजी है वो भी हमने इस चैनल पर अपलोड की है। और अगर पेपर 1 से रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हमारी प्लानिंग जो है वो टॉपिक बेस्ड एमसीक्यूज़ जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के लेके आने की कोशिश है। तो यार गाइस सपोर्ट करो, इसीलिए ताकि हम नए नए जो कंटेंट हैं वो आपके सामने लेकर आ सकें। तो फिर गाइस जल्दी से शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो और देखेंगे कि आज आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो कौन से हैं, कहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में मैं एक्सप्लेन भी करती रहती हूँ कि अगर बुक्स का कोई नेम आया है तो वो डिफ़ाइन करने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई कोटेशन है, असर्शन रीज़न है, वो स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश करती हूँ। फैक्चुअल क्वेश्चंस भी मैं ऐड करती हूँ इसके रिगार्डिंग बहुत कुछ। तो फिर देरी ना करते हुए हम जल्दी से अपनी जो है वो वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये पार्ट 8 है हमारी जो प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के जो हम सीरीज़ शुरू कर चुके हैं उसका ये पार्ट 8 है। और 7 जो पार्ट्स हैं वो हमारे चैनल पर आ चुके हैं और जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो कौन से हैं। ओके, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, एन important function of political theory is not only to show what a political practice is but also to show what is means। ठीक है, ये पूछना चाह रहे हैं कि जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पॉलिटिकल थ्योरी का वो ये नहीं है कि वो पॉलिटिकल प्रैक्टिस को शो करते हैं, बट ये उसका मीन्स है, उसको भी शो कर रहे हैं ये। ओके, और नेक्स्ट जो लाइन है उनमें, इन शोइंग व्हाट अ प्रैक्टिस मीन्स और व्हाट इज ऑट टू बी मीन पॉलिटिकल थ्योरी कैन अल्टर व्हाट इज। ठीक है, तो यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है या इसका मीन है कि वो क्या शो कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रैक्टिस मीन, और मीन क्या है और क्या होना चाहिए उसके रिगार्डिंग है। ओके, तो ये बात किसने बोली है? ओके, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, G.H. सबाइन, ल्यूइस टॉरस, माइकल ऑक्सफोर्ड और ईसा बर्लिन। तो किसके द्वारा ये जो कहा गया है कि ये जो है क्या होना चाहिए, ये ऑट टू बी मीन, ठीक है, क्या है, क्या है और क्या होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो अब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए इसके रिगार्डिंग? ओके, 10 सेकेंड देखते हैं हम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 यानी G.H. सबाइन। सबाइन ने ये बात बोली है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या है और क्या होना चाहिए। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करती हैं। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स that view that human behavior could be adequately described without reference to the intention, motives and reason of the actors involved। तो ये किसने बात बोली है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है कुड बी
डिस्क्राइब किया जा सकता है इसको विदाउट रेफरेंस और टू इंटेंशंस, मोटिव्स एंड रीजंस ऑफ द एक्टर्स इन्वॉल्व, यानी कि हम विदाउट रेफरेंस, इंटेंशंस, मोटिव्स एंड रीजन के बिना भी डिस्क्राइब किया जा सकता है इसको। ये किसने बोला है? ओके, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। कौन कौन से? ऑप्शन 1 है पीटर फिंच, ऑप्शन 2 है सी हल, ऑप्शन 3 है ह्यूम और ऑप्शन 4 है रॉबर्ट डाहल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 यानी पीटर फिंच। पीटर फिंच ने ये बात बोली है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो विदाउट रेफरेंस टू इंटेंशंस, मोटिव्स एंड रीजन के भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ओके, हमें मैच द कॉलम दिया हुआ है और उसके सामने जो है वो कुछ कोड्स दे रखे हैं एंड देन देखेंगे हम क्या बन रहा है इनका। ओके, जॉहन रॉल्स है। जॉहन रॉल्स के साथ क्या मैच हो सकता है? जॉहन रॉल्स के साथ मैच है जस्टिस इज फेयरनेस। ओके, तो क्या है? जस्टिस इज फेयरनेस। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखेंगे यानी 2 और 3 में जो है वो A का 3 दे रखा है, लेकिन नेक्स्ट देखेंगे हम जॉन सी हर्सनाई, इनका क्या है? द मैक्सिमम प्रिंसिपल। तो हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो मिल चुका है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 3। ओके, इसी के साथ हम रिचार्ड एरेसन की देख लेते हैं। वो है द प्राइम गुड्स रिकंसीडर्ड एंड एलेक्स कॉलिनिकॉस की है हमारी इक्वालिटी ऑफ व्हाट। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। ओके ओके, ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। ओके, जॉन रॉल्स का है जस्टिस इज फेयरनेस, हर्सनाई का है द मैक्सिमम प्रिंसिपल, एरिसन का है द प्राइमरी गुड्स रिकंसीडर्ड एंड एलेक्सन कॉलिनॉक्स का है इक्वालिटी ऑफ व्हाट। ओके, तो जल्दी से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा असर्शन और रीजन से रिलेटेड है। ओके, तो असर्शन हमें क्या दे रखा है? असर्शन दिया है लेनिन प्रोड्यूस्ड अ न्यू थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशनरी फंक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। तो लेनिन के अकॉर्डिंग इन्होंने मतलब असर्शन दिया हुआ है कि लेनिन ने एक न्यू थ्योरी जो है प्रोड्यूस की रेवोल्यूशनरी फंक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स की। ओके, देन जो रीज़न है वो देख लेते हैं। द आइडियाज़ एंड नॉट द मटेरियल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन एज अ इफेक्टिव कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो रीज़न दे रखा है द आइडियाज़ नॉट द मटेरियल। ठीक है, आइडियाज़ हैं, मटेरियल कंडीशंस नहीं है प्रोडक्शन के लिए द इफेक्टिव कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। तो क्या होगा इसका? अगर असर्शन देखा जाए तो असर्शन बिल्कुल सही है। ओके, और रीज़न देखा जाए तो रीज़न भी बिल्कुल सही है। ओके, और अगर रिलेशन फाइंड आउट किया जाए तो ये एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो यानी कि बोथ आर करेक्ट। ओके, एंड द आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि लेनिन के अकॉर्डिंग हाँ बिल्कुल कि लेनिन प्रोड्यूस करता है एक थ्योरी, न्यू थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन फंक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स एंड उसका रीज़न क्या है? द आइडियाज़ एंड द नॉट मटेरियल, मटेरियल कंडीशन नहीं बल्कि आइडियाज़ है वो प्रोडक्शन है, मतलब कॉज ऑफ रेवोल्यूशन का, इफेक्टिव कॉज ऑफ रेवोल्यूशन का। ओके, तो ये दोनों करेक्ट हैं और इसका करेक्ट है जो आर इज़ ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ओके, फॉर मी मॉरल्स, एथिक्स एंड द रिलीजन आर द कन्वर्टिबल टर्म्स। ठीक है, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि फॉर मी, मेरे लिए, moral, ethics and religion are the convertible terms. Okay, a moral life without reference to religion is like a house built upon sand. ठीक है, मतलब वो बोल रहा है कि बिना मॉरल, ठीक है, अमॉरल लाइफ जिसको बोलते हैं विदाउट रेफरेंस टू रिलीजन, रिलीजन के बिना तो वो ऐसा लग रहा है जैसे रेत का घर। ओके, तो ऑप्शंस देख लेते हैं कि किसने बात बोली है। तो ऑप्शन 1 है अरबिंदो, ऑप्शन 2 है सावरकर, ऑप्शन 3 है महात्मा गांधी और ऑप्शन 4 है जयप्रकाश नारायण। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन? हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 यानी कि महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी जी ने बोला है
ऑब्वियसली वो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का रिलेशन मानते थे और मॉरल एंड पॉलिटिक्स का रिलेशन जो है वो मानते थे। ओके, तो ये बात जो है वो महात्मा गांधी जी द्वारा कही गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, तो हमें यहाँ पे मैच द कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ बुक्स के नाम हैं और वो किस चीज़ के लिए फेमस है वो जो है वो सामने दिया गया है। ओके, साइम्पोसियम, फिलेबस, टाइमस एंड द रिपब्लिक। ओके, तो हम इनको मैच करेंगे सबसे पहले। ओके, तो रिपब्लिक को देखेंगे। रिपब्लिक किसके साथ रिलेटेड है? स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स। ओके, पॉसियम किसके साथ रिलेटेड है? द मेटाफिजिक्स ऑफ लव। ओके, फिलेबिस किसके साथ रिलेटेड है? द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ आइडियाज टू द स्फीयर ऑफ एथिक्स। एंड द टाइमस किसके साथ रिलेटेड है? द स्फीयर ऑफ फिजिक्स। ओके, तो यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है? हमारा करेक्ट आंसर है जो वो हो जाता है ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ओके, सिनॉप्सियम के साथ हो जाता है मेटाफिजिक्स ऑफ लव, रिपब्लिक के साथ द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स, फिलेबिस के साथ एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्फीयर ऑफ एथिक्स एंड टाइमस के साथ द स्फीयर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन का फिर से, और असर्शन पढ़ते हैं। द नो जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरिस्टोटल कैन इंडोर्स द ओपिनियन दैट हिज फिलोसफिकल सिस्टम वाज द ऑपोजिट ऑफ प्लेटो। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो अंडरस्टैंडिंग है नो जेन्युइन नहीं है ऐसा कुछ कि उन अरिस्टोटल जो है उसकी ओपिनियन है वो बिल्कुल प्लेटो के ऑपोजिट है। ओके, तो ये बोला है असर्शन में। और रीज़न क्या दे रखा उन्होंने? अरिस्टोटल सिस्टम इज एन अटेम्प्ट टू philosophize on idealism free from defects of the political system। तो उन्होंने बोला है कि जो अरिस्टोटल का सिस्टम है ना, जो प्लेटो का जो सिस्टम था उसके डिफेक्ट्स से फ्री फ्रॉम है, मतलब उससे दूर है, उससे बचा हुआ है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो पहले तो हम असर्शन देखेंगे। असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यस। उसकी हिज फिलोसफिकल सिस्टम वाज द ऑपोजिट ऑफ प्लेटो, यस। उनका जो सिस्टम था वो बिल्कुल ऑपोजिट था प्लेटो के। एक्चुअली उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था प्लेटो को। ओके, तो रीज़न क्या है? तो यस कि वही रीज़न जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है उस चीज़ को कि यस उन्होंने जो प्लेटो का जो सिस्टम था उसके डिफेक्ट्स से जो अपना सिस्टम है उसको उन्होंने फ्री रखा है। ओके, तो यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठ जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, बोथ आर ट्रू, ओके, एंड द आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों सही हैं और इनका जो रीज़न असर्शन है उनका रिलेशन जो है वो बैठ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है? ओके, फिर से हमारे पास असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन है। ओके, असर्शन पढ़ते हैं पहले। मैकियावेलियनिज्म stands for double standard of morals, one of the ruler and another for the private citizen। ओके, उन्होंने दो टाइप ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स की बात की है। एक कहा है उन्होंने रूलर के लिए और दूसरा है वो जो है वो प्राइवेट सिटीजन के लिए कहा गया। रीज़न क्या दिया है उन्होंने? द रीज़न द रूलर एज अ क्रिएटर ऑफ द स्टेट। ठीक है, मतलब जो रूलर है वो स्टेट का क्रिएटर है, इज़ नॉट ओनली आउटसाइड द लॉ एंड द आउटसाइड मोरालिटी एज वेल। ठीक है, मतलब ये नहीं कह सकते कि वो अपने आप को लॉ और जो मोरालिटी है, ठीक है, उससे बाहर का नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जो रूलर है वो अपने आप को बाहर नहीं रख सकता मोरालिटी और लॉ से। ठीक है,
तो क्या होना होगा हमारा आंसर? तो यस, मैकियावेली ने 2 टाइप के ही जो हैं वो मॉरल्स की बात की है, और इसीलिए रीज़न भी उसका सही बैठ जाता है कि लॉ और मोरालिटी जो है उसके लिए भी है। ठीक है, तो यानी करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, जो दोनों ही हैं वो दोनों ही सही हैं, और जो एक दूसरे का रिलेशन भी बैठ रहा है इनका, और जो रीज़न दे रखा है वो बिल्कुल सही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ओके, whose ideas of a following were incorporated in the philosophical radicalism of utilitarianism? ओके, तो इन्होंने बोला है कि ये आइडियाज़ जो है वो किसका है, किसने ये दिया है रेडिकलिज्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ओके, तो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, कौन कौन से? ऑप्शन 1 है मैकियावेली, ऑप्शन 2 है थॉमस हॉब्स, ऑप्शन 3 है जॉन लॉक एंड ऑप्शन 4 है रूसो। तो क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? किसने दिया हो सकता है ये, किसके द्वारा जो है वो इनकॉर्पोरेटेड किया गया है फिलॉसफी रेडिकलिज्म ऑफ यूटिलिटेरियन की? क्या वो मैकियावेली ने किया है, थॉमस हॉब्स ने, जॉन लॉक और रूसो? तो क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, यानी कि थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स के द्वारा ये जो है वो आइडिया जो है वो इनकॉर्पोरेटेड किया गया है। ओके, थॉमस हॉब्स की फेमस बुक का नाम क्या है? इनकी फेमस बुक का नाम है लेवियाथन। ओके, और बहुत बार जो है वो क्वेश्चन में यूजीसी में पूछा गया है, और मोस्टली स्टेट एग्ज़ाम्स में इनकी बुक्स जो है वो पूछ ही ली जाती है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए इनकी फेमस बुक का नाम क्या है, लेवियाथन। ओके, मैकियावेली की फेमस बुक का नाम क्या है, द प्रिंस। जॉन लॉक की बुक का नाम ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग करके है, और रूसो की बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। हमारा नेक्स्ट जो है वो असर्शन रीजन पर बेस्ड है, तो असर्शन देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स बाय सम एज an economic determinist but by other as a humane socialist. ओके, और इसका रीज़न क्या दिया है हमें? इसका रीज़न दिया है द प्रॉब्लम वॉज स्टेम्स फ्रॉम द वाइड रेंज एंड द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ हिज ऑन राइटिंग्स। तो इसका करेक्ट क्या आंसर होगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर है बोथ आर ट्रू। तो जो कार्ल मार्क्स ने इंटरप्रिटेट किया है इस चीज़ को, वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट से किया है, और दूसरी चीज़ें एज अ ह्यूमन सोशलिस्ट से। ठीक है, और इसका रीज़न दिया है द प्रॉब्लम स्टेम्स आउट द वाइड रेंज एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ हिज ऑन राइटिंग्स। यस, उन्होंने वाइडर रेंज जो है वो यूज़ की है। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, वो इनका दोनों का रिलेशन भी है जो वो बैठ रहा है, यानी दोनों सही हैं और इनका करेक्ट रिलेशन भी बैठ रहा है। ओके, कार्ल मार्क्स की फेमस बुक्स का नाम क्या है? द जर्मन आइडियोलॉजी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, सिविल वॉर इन फ्रांस, गोथा प्रोग्राम, दास कैपिटल, द होली फैमिली, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ओके, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड civil power as a right of making laws with the penalties for the regulating and the preserving of poverty and of employing the force of the community is an execution of such laws, all this only for the public good। ये किसने बात बोली है कि द राइट ऑफ मेकिंग लॉज, सिविल पावर के लिए जो है लॉज बनाने का जो राइट है विद पेनल्टीज, फॉर रेगुलेटिंग प्रिजर्विंग ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब जो है फोर्स ऑफ कम्युनिटी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच लॉज, मतलब लॉज है उनको बचाना है, उनको प्रिजर्व करना है, उनको रेगुलेट करना है। तो ये बात जो है वो किसने बोली है सिविल पावर के बारे में? 4 ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन 1 मैकियावेली, ऑप्शन 2 थॉमस हॉब्स, ऑप्शन 3 जॉन लॉक और ऑप्शन 4 रूसो। तो किसने बोला होगा ये? तो ये ज़्यादातर प्रॉपर्टी की बात है जो हमारे जॉन लॉक ही करते हैं। ओके,
जिन्होंने 3 राइट्स की बात करी है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रॉपर्टी का प्रिजर्व और रेगुलेट करने की बात की गई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? फिर भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 ही। ओके, जॉन लॉक। तो जॉन लॉक के द्वारा ये जो बात की गई है, मतलब राइट टू मेकिंग लॉज और उनको रेगुलेट करना, प्रिजर्व करना प्रॉपर्टी को, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं ऑल दिस ओनली फॉर पब्लिक गुड, यानी जितना भी कुछ है वो पब्लिक गुड के लिए किया जा रहा है। ओके, तो यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठ जाता है? ऑप्शन 3 यानी जॉन लॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग सेड आइडियोलॉजी इज द मोस्ट इल्यूसिव कंसेप्ट ऑफ होल ऑफ सोशल साइंस। ओके, पूछा गया है कि ये जो आइडियोलॉजी ऑफ होल साइंस है ये एक भ्रम कंसेप्ट है। ओके, ये बात किसने बोली है? 4 ऑप्शंस है हमारे पास, मार्टिन सेलिगर, डेविड मैकिलन, JB थॉमसन एंड जॉहन प्लेमिनेट्स। तो किसने बोला हो सकता है ये कि जो ये एक आइडियोलॉजी है इन द होल साइंस, सोशल साइंस में, तो ये एक भ्रम कंसेप्ट है, ये एक भ्रमण है, ठीक है, मतलब ठीक है, एल्यूसिव कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 2। ओके, डेविड मैकिलन। ओके, डेविड मैकिलन ने ये बात बोली है कि जो आइडियोलॉजी है सोशल साइंस, पूरी की पूरी सोशल साइंस में वो एक भ्रमण कंसेप्ट है, यानी इल्यूसिव कंसेप्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस। ओके, यहाँ हमें कुछ बुक्स दे रखी हैं, आपको देखकर ही पता लग गया होगा ये बुक्स हैं अरबिंदो घोष की। ओके, तो इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है, ठीक है। ये हमारी कुछ बुक्स हैं जैसे कि लव एंड डेथ, द लाइफ डिवाइन, ऐसे ऑन गीता, सावित्री अ लेजेंड एंड द सिंबल। ओके, तो यानी कि ये हमें कुछ 4 बुक्स के नाम दे रखे हैं और हमें नीचे कोड्स दे रखे हैं, हमें कोड्स के अकॉर्डिंग उनको सेट करना है कि पहले कौन सी बुक जो है वो आई हो सकती है। तो द सावित्री जो है वो बुक 1940 में आई है, एसेज ऑन गीता 1922, ऑन लाइफ डिवाइन जो है वो 1919 में आई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हम देखते हैं कौन सा बैठता है। करेक्ट आंसर देखते हैं मिनट 20 सेकेंड्स। तो इसका करेक्ट कोड कौन सा हो जाता है? इसका करेक्ट कोड है ऑप्शन 1 यानी ABDC। यानी इनको सबसे पहले हम लगाएंगे लव एंड डेथ, एंड B द लाइफ डिवाइन, D द सावित्री, द लेजेंड एंड अ सिंबल, एंड द ऑप्शन जो C है वो लास्ट में है एसेज ऑन गीता। ओके, इनके मैंने आपको यस बता दिए थे कि सावित्री का 1940, एसेज ऑन गीता 1922, लाइफ डिवाइन जो है वो 1919 में, लव एंड डेथ 1921 में। ओके, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, इसमें पूछा गया नॉट ट्रू इन द केस ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के केस में इनमें से क्या जो है वो सही नहीं है। ओके, पढ़ लेते हैं हम। ऑप्शन 1 है लिबरल थॉट फोकस अपॉन नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल रेदर देन दोज ऑफ द ग्रुप ऑफ कलेक्टिव। यस, ये बिल्कुल सही है कि वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पर ही जो है वो फोकस करता है। ओके, यानी इंडिविजुअलिस्टिक को सपोर्ट करना और इंडिविजुअल फ्रीडम को सपोर्ट करना, ये इसका सबसे बड़ा काम था। ओके, ऑप्शन 2 देखते हैं। द लिबरल्स डिजायर टू क्रिएट अ सोसाइटी इन विच each individual is capable of the developing and flourishing
टू द फुलनेस ऑफ हिज एंड हर पोटेंशियल। यानी कि जो इंडिविजुअल है, एक सोसाइटी क्रिएट की जाएगी, लिबरल का डिज़ायर है ये कि एक सोसाइटी क्रिएट करेंगे जिसमें जो इंडिविजुअल है कैपेबल होगा अपना डेवलप और अपना मतलब अपना फ्लरिशिंग करने के लिए। ओके, यस, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बोला कि इंडिविजुअल को ये बहुत सपोर्ट करते हैं। ऑप्शन 3 जो है वो चेक कर लेते हैं। लिबरल डू नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सलिज्म एंड इंडिविजुअल्स आर ऑल ऑफ इक्वल मॉरल वर्थ। मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या इक्वल हैं सारे इंडिविजुअल्स, और क्या ये यूनिवर्सलिज्म को सपोर्ट नहीं करता? तो चेक कर लेंगे इसको कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन कहीं यही ना हो। ओके, ऑप्शन 4 भी चेक कर लेते हैं इसके साथ। इंडिविजुअल लिबर्टी इज फॉर लिबरल्स द सुप्रीम पॉलिटिकल वैल्यू। यस, वो लिबर्टी को, मतलब लिबर्टी जो है, इंडिविजुअल लिबर्टी जो है, उसको वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है हमारा? ऑप्शन 3। ओके, तो यानी कि ये नहीं कह सकते कि वो यूनिवर्सलिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, वो ग्लोबलिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, एंड देन यूनिवर्सलिज्म को सपोर्ट करते हैं। ओके, यानी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन 3 है। यानी ये इसका लिबरलिज्म जो है इसके बारे में ट्रू नहीं है, बाकी तीनों जो है वो ट्रू हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। Who among the following argued that the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of the civilized community against his will is to prevent harm to others? Okay, ये किसने बोला है कि the only purpose for which power can be rightfully exercised over the member civilized community against his will, मतलब वो ये नहीं है कि is to prevent harm to others। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, अगर इसका ओनली पर्पस क्या है, द राइट का ओनली पर्पस है सिविलाइज कम्युनिटी अगेंस्ट द विल। ठीक है, मतलब उसकी ये नहीं है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। ओके, तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन 1 जेम्स मिल, ऑप्शन 2 जेरमी बेंथम, ऑप्शन 3 जे.एस. मिल एंड ऑप्शन 4 जे.बी. प्राइस्टले। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी जे.एस. मिल। ओके, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, उसने सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग जो है वो बात की है राइट्स की। ओके, तो यानी इन्होंने ये बात बोली है कि द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। ओके, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। ओके, जे.एस. मिल की फेमस बुक्स का नाम क्या है? अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन लिबर्टी, 1859। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इन द ईयर 1960 application of structural functionalism by Allman and Powell was an application of, तो जो इन्होंने बताया 1960 में जो एप्लीकेशन था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, जो आलमंड एंड जो पावल है, ये एप्लीकेशन जो आलमंड एंड पावल ने किया था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में। ओके, 1960 में वो किसका एप्लीकेशन था एक्चुअल में? ओके, 4 ऑप्शंस हैं हमारे। ईस्टर्न इज फ्रेमवर्क ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम, डाहल इज पॉलीआर्की, ऑप्शन 3 है लुसियन पायर्स मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एंड रॉस्टर इज अ थ्योरी ऑफ स्टेप्स ऑफ ग्रोथ। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन? डाहल इज पॉलीआर्की, ये थ्योरी जो है वो 1960 के बाद आई है। ओके, लुसियन पायर्स मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, यानी ईस्टर्न आप देखोगे, ईस्टर्न इज फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। शुरुआत जो है वो बिहेवियरलिज्म की और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की जो है वो ईस्टर्न के पॉलिटिकल सिस्टम से जो है वो ली गई है। ओके, शुरुआती जो है वो सबसे पहले ईस्टर्न ने की थी बिहेवियरलिज्म की, एंड देन उसके बाद जो है आलमंड एंड पावल, डाहल, लुसियन पायर, रॉस्टर, ये सब जो हैं वो थिंकर्स जो हैं उनके बाद आते हैं। ठीक है, तो जो आप बिहेवियरलिज्म देख सकते हैं, तो बिहेवियरलिज्म जो है वो डेविड ईस्टर्न ने जो है वो सबसे पहले शुरू किया था। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है हमारा आंसर 1 यानी ईस्टर्न इज फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ओके,
उनसे ये उसका ये एप्लीकेशन है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स इज अ वैल्यू फ्री बट पॉलिटिकल इकोनॉमी originates in the context of the ideological debate of the 18th century is a comment made by। अब एक जो कोटेशन है वो ये कमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया है ये पूछ रहे हूँ। किसने बोला कि इकोनॉमिक जो है वो वैल्यू फ्री है लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो ओरिजिनेट्स करती है कहीं ना कहीं इस डिबेट को, ठीक है, ओके, आइडियोलॉजिकल डिबेट को। तो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। मार्क्स ने ये बात बोली है, केनीज ने बोली है, स्कम्पीटर ने बोली है, या अमृता सेन ने बोली है। क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर? देखते हैं आफ्टर 10 सेकेंड। ये बात जो बोली है वो बोली है स्कम्पीटर द्वारा, ठीक है, यानी ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट। ओके, तो यानी किसने बोला है? ये स्कम्पीटर ने बोला है कि इकोनॉमिक जो है वो वैल्यू फ्री है लेकिन जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल डिबेट जो है वो 18th सेंचुरी की जो है वो ओरिजिनेट करती है। ओके, इसके बारे में बोला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? Which of the following is not a integral part of liberal constitutionalism? ठीक है, तो लिबरल पार्ट जो है, सॉरी, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो इंटीग्रल पार्ट है इनमें से क्या नहीं है? हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन 1 इंडिविजुअल फ्रीडम, ऑप्शन 2 टॉलरेशन एंड कंसेंट, ऑप्शन 3 मेजॉरिटेरियनिज्म एंड ऑप्शन 4 जो है वो मिनॉरिटी राइट्स। तो आपको नेगेटिव सा कौन सा लग रहा है? ऑब्वियसली देख लेते हैं हम, ठीक है। इंडिविजुअल फ्रीडम, यस, ये लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और लिबरलिज्म का एक जो है वो बेसिक कंसेप्ट है ना, जिसे हम बोलते हैं ना कि विषय वस्तु, है ना, तो वो इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो कहीं ना कहीं लिबरलिज्म का जो सेंट्रल आइडिया बैठ जाता है। ओके, ऑप्शन 2 है टॉलरेशन एंड कंसेंट, यस, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में की एक ये क्वालिटी बैठ जाती है। मिनॉरिटी राइट्स भी हैं, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी कि लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या नहीं है? मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, जल्दी से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? The presidential system operates most successfully in the USA because of। अब इन्होंने बोला है जो प्रेसिडेंट सिस्टम है यूएसए का वो वहाँ पे मोस्ट सक्सेसफुल है, क्यों है? 4 ऑप्शंस है हमारे पास, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 1 है अ स्ट्रॉन्ग 2 पार्टी सिस्टम, वहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग 2 पार्टी सिस्टम है इसलिए है। अ वेल डेमोक्रेटेड, सॉरी मेरी डेमोक्रेटिक की स्पेलिंग गलत हो चुकी है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए। जुडिशियल रिव्यू है इसलिए। द माइनर कॉन्ट्राडिक्शन इन द सोसाइटी, क्या ये है? तो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4, यानी माइनर कॉन्ट्राडिक्शन इन सोसाइटी। ठीक है, जिस सोसाइटी में कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं वो कम रहेगी वो सोसाइटी, चाहे वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो ज़्यादा सक्सेसफुली जो है वो रहती है। ओके, तो यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलने का वहाँ पे यूएसए का एक ही एक रीज़न है, द माइनर कॉन्ट्राडिक्शन इन सोसाइटी, माइनर कॉन्ट्राडिक्शन है वहाँ पर इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द ग्रेट ब्रिटेन इज मेनली रिमेन्ड बिकॉज। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ग्रेट ब्रिटेन में वो रिटेन्ड, किस चीज़ को रिटेन्ड करता है? रिटेन्ड किया है बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज एन हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो हाउस ऑफ कॉमन से इम्पॉर्टेंट है इसलिए। इट प्लेज
एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ चेक एंड बैलेंस, क्या ये चेक एंड बैलेंस का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इट एक्ट्स एज अ जुडिशियल कोर्ट, क्या ये जुडिशियल कोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, इसलिए इट इज़ अ मैंशनड एज एन इंस्टीट्यूशन, क्या वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन मेंशन किया गया है इसलिए। ओके, क्यों जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो मेनली डिटेन्ड है, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ओके, यानी इट इज मेंशन्ड एज एन इंस्टीट्यूशन। ओके, यस, ओके, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ओके, तो जो लॉर्ड्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में एक, जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा एंड लोकसभा हैं, तो लोकसभा जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह है और जो राज्यसभा है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह है। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और ऑब्वियसली शेयर करना ना भूलें। आप भी अपना सपोर्ट दिखाइए मुझे, मैं आपके लिए जो है वो कंटेंट अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। हार्ड वर्क है थोड़ा सा, ओके, तो ट्राई कीजिए मुझे भी सपोर्ट करने की। ओके, तो इसी के साथ ही मैं हूँ जीविशा और जीविशा क्लासेस पर बने रहें। थैंक यू।